हाँ भाई, राधे राधे बच्चों। तो आज जो है जिस सब्जेक्ट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, बायोलॉजी। आपने साइंस सुना होगा, विज्ञान। तो साइंस में 3 बाइफर्केशन किए गए हैं और 3 बाइफर्केशन में 3 सब्जेक्ट हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री है, तीसरा है बायोलॉजी। और हम जिस सब्जेक्ट को आज पढ़ने जा रहे हैं, आज जिस सब्जेक्ट को सीखने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? बायोलॉजी। आज तक आपने बहुत जगह सुना होगा, इवन मैंने तक सुना है कि यार बायोलॉजी रटनी पड़ती है, यार इसमें डायग्राम रटने पड़ते हैं, यार बायोलॉजी समझने की चीज नहीं है। इसी ही झूठ को तोड़ना है आज, और इसी झूठ को तोड़ने का प्रयास हम करेंगे 100% कि बायोलॉजी कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। अरे मैं डेफिनेटली एक बात कहता हूं कि बायोलॉजी से ज्यादा समझने का, बायोलॉजी से ज्यादा फील करने का कोई सब्जेक्ट हो तो बता दीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं करता, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपको सपोज करना पड़ेगा कि ऐसा मान लीजिए और ये कर लीजिए। लेकिन बायोलॉजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक एक चीज को फील कर सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रही है बॉडी में, कैसे मेरा लीवर फंक्शन कर रहा है, कैसे मेरा स्टमक काम कर रहा है, कैसे मेरा ये हाथ उठ रहा है, कैसे मेरे बाल ग्रो हो रहे हैं, कैसे मेरी आंख ब्लिंक कर रही है, कैसे मेरा दिल धड़क रहा है, कैसे मेरा हार्ट बीट कर रहा है, कैसे मेरा माइंड ब्रेन जो है वर्क कर रहा है, ये सब चीजें। और आप इस चीज को बिल्कुल एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपनी बॉडी पे कि हाँ बायोलॉजी की एक चीज समझ में आएगी। तो इसमें रटने का तो मैं समझता हूं कोई बात है नहीं, और अगर थोड़ी बहुत भी कसर है कि अगर बायोलॉजी रटने की चीज है तो मैं खत्म कर दूंगा। मैं आपको ये वादा कर रहा हूं इस बात का कि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी आज से कि आपको बायोलॉजी रटनी पड़े। दूसरी चीज मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, पढ़ाने का जो तरीका मेरा रहेगा वो ये रहेगा। देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी, मैं आपको वहां से कनेक्ट करता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी द माउंटेन मैन, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काम किया है। तो वो जो मूवी है वो जीतन राम मांझी के ऊपर बनाई गई है, बिहार के बहुत अच्छे एक सोशलिस्ट थे। तो उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है उस मूवी का, आपने देखी होगी अगर वो मूवी, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी डायलॉग पर मैं समझता हूं, उस डायलॉग से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मैं चाहता हूं कि आपको भी उससे बहुत सीखना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको सेट करता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, समझिएगा। सपोज करो एक 10 किलो का आम है भाई, ऐसे समझो आपके भाई, समझ तो आप सकते ही हो कि 10 किलो का आम है। क्या उस 10 किलो के आम को एक बार में खा सकते हो? क्या नहीं खा पाओ। लेकिन अगर उसी 10 किलो के आम के छोटे छोटे टुकड़े करके 100-100 ग्राम के पीस अगर बना दूं, अगर उसी 10 किलो आम के 100-100 ग्राम के पीस बना दूंगा, तो एक 100 ग्राम का पीस आराम से खा सकता हूं, एक 100 ग्राम के पीस को इजीली कंज्यूम कर सकता हूं। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि अगर कोई बड़ी चीज है, अगर मैं उसको छोटे छोटे चीजों में तोड़ लूं, और छोटी छोटी चीजों में तोड़ने के बाद एक एक चीज का मुझे अर्थ पता लग जाए, एक एक चीज का अगर मीनिंग पता लग जाए, तो मेरे लिए बहुत इजी होगा पढ़ाना या पढ़ना। ऐसे ही हम इस सुंदर से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आज, बायोलॉजी को। तो आप बिल्कुल ऐसे बैठे, देखिए मैं 2 चीज आज फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दूं। पहली चीज तो ये, बहुत रिलैक्स होकर बैठे जैसे कोई मूवी चल रही है। इसमें कोई मेरी क्लास में बिल्कुल स्टिफनेस होने की या रिजिड होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे हॉल में बैठे हैं और 3 इडियट्स मूवी चल रही है, बड़ी आराम से देख रहे हैं, मजा आएगा आपको। और दूसरी चीज आज मैं पहली क्लास में साफ कर दूं कि आज जो मैं यहां पढ़ाऊं वो घर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी कॉपी को, मेरे नोट्स को घर जाकर के, या घर जाकर के क्या मतलब रिवाइज ना करें, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं ये पर्सनली समझता हूं कि अगर यहां समझ में नहीं आया तो रिवाइज करने पे भी समझ में नहीं आएगा। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूं आपको कि यही समझ में आएगा। क्योंकि मेरा यह मानना है कि मैं बिल्कुल गधा बच्चा, बिल्कुल बुद्धू बच्चा था अपनी क्लास का। जब मुझे कोई चीज समझ में आ सकती है तो आपको तो बड़ी आ ही सकती है, तुम तो मुझसे ज्यादा होशियार हो। तो आइए उसी सुंदर सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। मैंने पहले ही कहा, तर्क क्या होगा, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी। हमारी मेथोडोलॉजी सिंपल है कि हम छोटी छोटी चीजों को, एक बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके चीजों को सीखेंगे। आइए तो उसी सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी। अब मैंने देखा है कि बचपन से लोग क्या है, इसकी डेफिनेशन को रखते रहेंगे, क्या बायोलॉजी की डेफिनेशन को रखते रहेंगे कि हाँ बायोलॉजी ये होती है। जनरली मैं क्लासेस में पूछता हूँ कि यार, जैसे बच्चे से पूछा कि हाँ बेटा बायोलॉजी क्या होती है, तो बच्चा क्या बताएगा कि सर बायोलॉजी हम इसमें लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। मेरा ये मानना है
कि एक बार बेसिक समझ लो। अगर आपने एक बार बेसिक समझ लिया, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ में कुछ भी पढ़ने की। मैं कह रहा हूं ना, नींव इतनी गहरी नींव खोद लो अपनी कि इमारत बनाते समय यह ना पता लगना पड़े कि कितने फ्लोर बनाने हैं। नींव इतनी गहरी कर लो कि 10 फ्लोर, 15 फ्लोर, 20 फ्लोर, 25 फ्लोर या 100 फ्लोर या बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग या आपका अस्तित्व हो जाए, इतना वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिल्कुल वही शुरुआत करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कैसे हमें पढ़ना है। जैसे मेरा नाम है सचिन, SACHIN। अब मेरा नाम आप SACHIN है, मेरा नाम आप जब तक नहीं बोल सकते जब तक आपको ABCD नहीं पता। अगर आपको ABCD पता है तो मेरा नाम पता है। और दूसरी चीज, अगर मैं एक मैथमेटिकल टर्म लिख दूं 10,500, तो 10,500 जब तक आप नहीं बता सकते जब तक आपको 1 2 3 4 या 1 से लेकर 10 तक की गिनती नहीं याद हो। अब 1 से लेकर 10 तक की गिनती अगर आप याद होंगी तो आप 10,500 को इजीली पढ़ पाओगे। ऐसा ही है ये सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, जितनी छोटी छोटी बेसिक चीजों को जान लोगे तो उतना आसान होगा आपके लिए पढ़ने के लिए। तो आइए उसी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहां मैंने लिख दिया बायोलॉजी। अब कुछ नहीं करना है भाई, जितनी भी चीज मैं लिखूं आप कोशिश करिए भाई ये 10 किलो का आम है, ये बायोलॉजी एक बहुत बड़ा शब्द है। अब इस शब्द को मैं जितने छोटे छोटे शब्दों में तोड़ पाऊं उसका ही तो मजा है। अगर मैं छोटे छोटे शब्दों में तोड़ लूं और उन छोटे छोटे एक एक शब्द का मुझे मीनिंग पता लग जाए तो मैं जोड़ जोड़ के एक बच्चे की तरह आराम से पहुंच जाऊंगा कि हाँ साहब इसका मतलब ये होता है। आइए देखिए, सबसे पहले लिखा है बायो, दूसरा शब्द लिखा है लॉजी। अगर मैं बायोलॉजी में बात करूं तो बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है बेटा टू स्टडी। अरे बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, पढ़ना। अब समझे कैसे? तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन देखिए, बहुत आसानी से डेफिनेशन को ग्रैब करिएगा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरे नहीं आया समझ में? आओ दोबारा। अरे बायो का मतलब है लिविंग, लॉजी का मतलब है टू स्टडी। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कैसे स्टार्ट करते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये विज्ञान की वो शाखा है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, which deals with the study of living organism. Simple सी definition. It is a branch of science which deals with the study of living organism is known as biology. अगर मैं इसके bifurcation में देखा तो मैंने दोनों शब्द मुझे मिल गए। इतनी आसान है। तो मैं ये समझता हूं अगर आपको ये शब्द ब्रेक करना आ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस डेफिनेशन। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ने का मजा कब है? पढ़ने का मजा जब है जब आपने एक लाइन पढ़ी और उस लाइन में एक एक शब्द का मीनिंग आपको पता हो। अब मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई बायोलॉजी की कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें एक अजीब सा शब्द आ गया लिविंग। क्या लिविंग क्या होता है? तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप बताइए लिविंग क्या होता है। अब आपके दिमाग में 50 चीज चल रही होंगी। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, 10th क्लास का अगर बच्चा होगा तो 10th क्लास का बच्चा क्या सोचेगा लिविंग को? यार लिविंग वो होता है जो सांस ले सकता है, या लिविंग वो होता है जो चल सकता है। मैं इसमें आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूं, हां बिल्कुल सही बात है, लिविंग सांस लेता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म चल सकता है। लेकिन ये बचपने वाली बातें अब छोड़ दीजिए। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये तो बचपन की बात हो गई कि हाँ साहब लिविंग सांस लेता है, लिविंग चल सकता है, लिविंग खा सकता है और फलाना कर सकता है, ढकाना कर सकता है ना। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें बायोलॉजी के टर्म्स को सीखना पड़ेगा भाई। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मैं एनसीईआरटी से शुरू करता हूं। एनसीईआरटी जो आपकी कहती है कि यार हमें अगर पता करना है कि ये कोई बंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमें उसकी कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी कि हाँ इस बंदे की या इस ऑर्गेनिज्म की ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इसी में मिलेंगी, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह देंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल से मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, जैसे ताजमहल आगरा में बना हुआ है। अब अगर मैं किसी भी बंदे से पूरी दुनिया में कहूं कि ताजमहल, तो उसका दिमाग सीधे पहुंचेगा आगरा, वो लखनऊ क्या कहते हैं वॉशिंगटन डीसी या इजराइल वगैरह नहीं जाएगा। अगर मैंने किसी से कहा ताजमहल तो उसका सीधे दिमाग कहां पहुंचेगा? आगरा।
तो अगर मैं कहूं कि आगरा शहर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, आगरा शहर किस नाम से मशहूर है, या आगरा का अगर मैं नाम दुनिया में कहीं ले दूं तो सीधे किससे जुड़ जाएगा? ताजमहल से। इसी को कहते हैं किसी भी की भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जैसे चार मीनार का नाम लूंगा तो हैदराबाद ही जाना पड़ेगा, पिरामिड्स का नाम लूंगा तो मिस्र में ही मिलेंगे, आप समझ रहे हो, इजिप्ट में ही मिलेंगे। तो ये हो गई किसी की भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के सिर्फ उसी में मिलेगा। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिसको देख के मैं ये पता लगा लूं कि हां साहब ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, क्योंकि इसमें ये उपलब्धियां हैं या ये प्रॉपर्टीज इसके पास है। उन्हीं चीज को आज हम देखने जा रहे हैं। तो समझिएगा, इसमें एक शब्द है लिविंग, मैं ये चीज समझा रहा हूं आपको। अब क्वेश्चन यहां ये उठता है कि यार लिविंग क्या है? लिविंग अगर है तो फिर नॉन लिविंग क्या है, और नॉन लिविंग है तो फिर डेड क्या है? भाई तीन क्वेश्चन हो गए आपके कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है और डेड क्या है। तो उसी चीज को समझते हैं आइए बड़ी खूबसूरती से। तो अगर मैं किसी फीचर की बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी या किसी भी आपने कहीं भी पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा। अगर मैं पहली चीज ले लूं ग्रोथ, सपोज ग्रोथ, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि लिविंग को पहचानोगे कैसे कि हाँ साहब ये बंदा लिविंग है, ये नॉन लिविंग और ये डेड है। अब ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ मतलब होता है बढ़ना। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं, आपने सुना होगा कि यार इस बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, इस प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब वो प्लांट बढ़ नहीं रहा या वो बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, वो बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा। तो ग्रोथ को आपकी एनसीईआरटी या फिर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ग्रोथ बड़ी बड़ी डिफिकल्टी, बड़ी अचंभित सी चीज है, उसको समझिएगा आप। एनसीईआरटी ग्रोथ के बारे में कह रही है कि ग्रोथ दो टाइप से हो सकती है। ग्रोथ को अगर गिनना है तो आपको दोनों चीज देखनी होंगी या दोनों में से एक चीज देखनी होंगी। या तो कोई ऑर्गेनिज्म, सपोज करो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, या तो ये नंबर में बढ़ जाए या फिर यही ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा हो जाए। जैसे एनसीईआरटी क्या कह रही है कि ग्रोथ के दो फीचर हैं, इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन नंबर। या तो कोई चीज नंबर में बढ़ जाए या कोई चीज साइज में बढ़ जाए। आप समझ पा रहे हो, ये ग्रोथ हो गई। अब हम ये समझते हैं कि यार क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ हो सकती है, कि डेड ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ हो सकती है। अभी मैं आपको यहां नहीं पहुंचाऊं कि नॉन लिविंग क्या होता है, डेड क्या होता है। मैं तो सिर्फ अभी आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वास्तव में लिविंग क्या होता है। इसलिए मैंने पहला फीचर ग्रोथ लिया। अब आप, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी आपकी एक बात लिख देती है कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों लिखा कि ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसका मतलब है कि कहना चाह रही है एनसीईआरटी कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि ग्रोथ जो है लिविंग के अलावा और भी ऑर्गेनिज्म में मिल सकती है, मतलब नॉन लिविंग में भी मिल सकती है। अरे यार ये कैसे हुआ कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ कर रहा है? अब इसको समझिएगा। आप कभी राजस्थान की तरफ ट्रेवल किया हो, आपने मथुरा से कोटा तक के लिए ट्रेवल किया हो, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ पड़ते हैं। या फिर आप कभी अजमेर की तरफ गए हो या नैनीताल वगैरह की तरफ गए हो तो आपने पहाड़ देखे होंगे। ये चीज आपने फील की होगी खुद कि जब आप 3-4 साल पहले गए थे, सपोज करो 2015 में आप ट्रेवल करेंगे, वहां पे घूमने गए थे, तो 2015 में आपने देखा कि पहाड़ बड़े छोटे छोटे से थे, इतना बड़ा पहाड़ नहीं था, वहां पे ग्रोथ नहीं थी प्लांट्स की। लेकिन जब आप 3-4 साल बाद गए या फिर अब 2022 में गए 6-7 साल के बाद, तो आपने देखा यार पहाड़ तो बहुत बड़ा हो गया। तो आपने पापा से कहा कि पापा ये पहाड़ तो बहुत छोटा था, आप ये पहाड़ देखो कितना बड़ा हो गया। तमाम पेड़ वेड़ आ गए उसमें पहाड़ पे, तमाम पत्थर इकट्ठा हो गया और बहुत विशालकाय पहाड़ हो गया अब तो इससे क्या पता लगा कि यार जो पहाड़ था वो 4-5 सालों में उसने अपना साइज बढ़ा लिया। लेकिन पहाड़ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई, पहाड़ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल गई। पहले ही यहां कहा था इंक्रीज इन साइज या इंक्रीज इन नंबर, अब नंबर में नहीं बढ़ा लेकिन साइज में तो बढ़ गया। यह नहीं कहा गया है कि साइज में कैसे बढ़ रहा है, उसके ऊपर कोई चीज क्या आ रही है, ये स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है। बस साइज में बढ़ जाए, कैसे भी बढ़ जाए। अब चाहे उसके पास मट्टी इकट्ठी हुई, चाहे उसके पास पेड़ इकट्ठे हुए, लेकिन वो साइज में तो बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है।
किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग है ना। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं डेड बॉडी का। सपोज करो डेड बॉडी है, आपने देखा होगा डेड बॉडी को अगर हम एक दो घंटे के लिए ऐसे ही रख दें, एक दो घंटे के लिए, एक दो दिन के लिए रख दें, तो आपने देखा होगा जनरली डेड बॉडी फूल के मोटी हो जाती है। या पानी में आपने देखा होगा, पानी में सड़ सड़ के 3-4 दिन होगा बॉडी को रखे रखे तो वो फूल के मोटी हो जाएगी। साइज में तो बढ़ गई, साइज में बढ़ गई, इसका मतलब डेड ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ मिल गई। तो फिर ये लिविंग की बात नहीं बची ग्रोथ की, फिर ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बचा। तो इसलिए एनसीईआरटी ये लिखती है कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ से मैं पता नहीं कर सकता कि हाँ साहब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो कैसे पता करूं कि साहब लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो ग्रोथ हटाइए और जो दूसरा सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को लाने जा रहा हूं आज मैं, रिप्रोडक्शन। जो 11th-12th क्लास के बच्चे होंगे या 10th क्लास के बच्चे होंगे उन्हें बड़ा मजा आता है चैप्टर पढ़ने में, है ना। मैंने जनरली ये देखा है स्कूल वगैरह में कि कॉमर्स के बच्चे भी घुस घुस के पढ़ते हैं कि हाँ साहब आज रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, या मैथ के बच्चे भी ये कहते हैं कि साहब आज तो रिप्रोडक्शन की क्लास स्टार्ट होने वाली है, साहब वो वाली क्लास जरूर लेंगे। तो आइए इसी चीज को समझते हैं, रिप्रोडक्शन। तो मैंने पहले ही कहा पढ़ने का जो तरीका है वो उसी आनंद में होगा। पहले इस शब्द का मतलब समझ लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो बाद में जाएंगे, पहले इस शब्द का मतलब समझ लीजिए। आइए तोड़ने का प्रयास करें। पहला शब्द हो गया री और दूसरा शब्द हो गया प्रोडक्शन। अरे किसी भी शब्द के आगे री लगा दोगे या किसी भी शब्द के आगे री लगाने का मतलब क्या है, उसको दोबारा करना। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, रिवीजन। विजन मतलब होता है देखना, रिवीजन का मतलब हो गया दोबारा देखना, बार बार देखना, किसी को बार बार देखना, उसे क्या कहते हैं? रिवीजन। आप समझ गए? रिसाइकल, कोई चीज साइकिल में हो रही थी उसी साइकिल को बार बार रिपीट करने लग जाऊं, क्या कहूंगा? रिसाइकल। ऐसे ही रिप्रोडक्शन में दो शब्द हैं, री और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, किसी चीज की पैदा करना, किसी चीज को बनाना, फॉर्मेशन करना, पैदा करना। और किसी एक चीज को दोबारा से पैदा कर देना, उसे क्या कहूंगा? रिप्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, अब आपने इसकी डेफिनेशन कैसे पढ़ी होगी कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which an organism give rise to its offsprings similar to itself। अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है जो अपने जैसे होते हैं। लेकिन ये शब्दावली से आप समझ पाओगे कि वास्तव में रिप्रोडक्शन क्या है। रटने की आवश्यकता नहीं है, 1% जरूरत नहीं है। देखिए, री का मतलब होता है बार बार या दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो किसी चीज को दोबारा से बनाना, इसको एग्जांपल समझा रहा हूं। सपोज करो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा ने बनाया, तो वो हो गया प्रोडक्शन। और मेरे मम्मी पापा ने दोबारा से मुझे बनाया, अपनी जैसी प्रोजेनी, क्या हो गया? प्रोडक्शन। एक बार फिर से हुआ तो रिप्रोडक्शन। समझ में आया? सिंपल सी भाषा में हो गया रिप्रोडक्शन, एक ही चीज को दोबारा से प्रोड्यूस कर देना, रिप्रोडक्शन। अब ये समझिए आप कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो कैसे, आप ये समझिएगा। दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे अब मैं आपको समझा रहा हूं कि नॉन लिविंग क्या होता है और डेड क्या होता है, उसके बाद मैं इस प्रॉपर्टी को लूंगा। ये पेन है, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये कील है, वो ऊपर ट्यूबलाइट है, ठीक है, ये सारी चीज, अरे लकड़ी के जंगले हैं, पंखा है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग, जिसके अंदर ना तो कभी जान थी ना कभी होगी। पहाड़ है, समझ रहे हो? ये सब क्या है? नॉन लिविंग, जिनमें कभी जान थी ही नहीं। एक आता है डेड। लिविंग और डेड में जो मतलब समझ जाएगा वही खेल कर जाएगा बायोलॉजी में। अब समझिएगा डेड क्या होता है। डेड मतलब मृत, मरा हुआ। अब हमने कैसे याद किया, वही वैसे ही आप लोग याद करो। अरे मरेगा वही जो पहले जीवित था। भाई जो पहले जीवित ही नहीं था, जिसके अंदर पहले जान ही नहीं थी, जो पहले लिविंग ही नहीं था, वो मर कैसे जाएगा? पहाड़ कभी मरते देखे? किवाड़ कभी मरते देखिए? या ये बोर्ड कभी मर जाएगा, ये पेन कभी मर जाएगा? ना। लेकिन हां, मैं मर सकता हूं। तो मेरे अंदर अभी जान है,
कल को मैं मर जाऊंगा तो मेरे अंदर वो जान निकल जाएगी और मैं क्या कहलाऊंगा? डेड। तो ये ध्यान रखिएगा, डेड वही कहलाएगा जो पहले कभी लिविंग था। जीवित, ध्यान रखना, मरा हुआ वही कहलाएगा जो कभी जीवित था, जिसके अंदर कभी जान थी। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, याद कर लीजिए आप, मरेगा वही जो कभी जीवित था। अब डेड के एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अरे एक नीम का पेड़ आपके गार्डन में लगा हुआ है, उस नीम के पेड़ की सुबह आपने टहनी को तोड़ा दातुन करने के लिए, तो जो टहनी टूट के आपके हाथ में आई ना, वो अब लिविंग नहीं बची। वो जब तक जीवित थी, जब तक वो उस पेड़ के साथ जुड़ी हुई थी। जैसे ही आपने दातुन करने के लिए उसकी टहनी को तोड़ लिया, अब वो उस पेड़ से जुदा हो गई, और जुदा होने के बाद अब वो लिविंग नहीं बची। अब वो क्या कहलाएगी? डेड। इसलिए आपने देखा होगा मरे हुई बॉडी को क्या कहा जाता है? डेड बॉडी। नॉन लिविंग बॉडी नहीं कहते, क्योंकि नॉन लिविंग तो वो हो गया जिसमें कभी जान थी ही नहीं, लेकिन इस डेड बॉडी में तो कभी जान थी, तभी तो आज ये मरा है। समझ गए? अब यहां आ जाते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे डिफाइनिंग फीचर है। ये ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में भगवान जी ने अगर सिर्फ किसी को अपनी जैसी प्रोजेनी पैदा करने का साहस दिया है या उत्पत्ति दी है, तो वो किसे दी है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही अपने से दूसरी प्रोजेनी को पैदा कर सकता है। तो पहली फीचर क्या होगा? रिप्रोडक्शन। डिफाइनिंग फीचर बता रहा हूं मैं कि ये रिप्रोडक्शन अगर सिर्फ मिलेगा तो लिविंग में मिलेगा, ना नॉन लिविंग में मिलेगा, ना डेड में मिलेगा। लेकिन ग्रोथ नॉन लिविंग में भी मिल सकती है, डेड में भी मिल सकती है। दूसरी चीज समझिए, आइए आइए आइए, जल्दी आइए जल्दी। तीसरी चीज है, अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से समझाता हूं इसको आपको मैं। आपने मेटाबॉलिज्म बहुत सुना होगा कि हाँ ये वाली प्रक्रिया हो रही है, ये वाली रिएक्शन हो रही है, वो वाली रिएक्शन है। कुछ मत समझिए आप ऐसे समझिए, मैंने खाना खाया तो खाने के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर गए होंगे और उन्होंने ग्लूकोज बनाया होगा, और ग्लूकोज मेरी बॉडी में जाकर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए होंगे, और फ्रक्टोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए होंगे, और जाकर के क्या बनाया होगा? सुक्रोज का मॉलिक्यूल बना दिया होगा। तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जाकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, इसे क्या कहते हैं बेटा? एनाबॉलिज्म। किसी चीज का फॉर्मेशन, कुछ छोटी छोटी चीजें मिलकर के एक बड़ी चीज बना दे, इसे क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे कहेंगे क्या? एनाबॉलिज्म। इसी का उल्टा कर दो। अब सपोज करो, अब मैंने खाना खा लिया, लेकिन अब मैं जिम में चला गया, अब मैं दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं। अब यही जो मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज में टूटेगा, और ग्लूकोज एनर्जी में टूटेगा। तो जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। कैटा कैसे याद कर रखा है मैंने? कैटा मतलब काटना, और काटना मतलब तोड़ना, तो क्या कहूंगा? कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये बॉडी में लगातार हो रहे हैं। अरे भाई सपोज करो अभी मैं खाना खा के आया, जब मैं खाना खा के आया तो मेरी बॉडी में ग्लूकोज गया, ग्लूकोज से सुक्रोज स्टोर हो गया, लेकिन अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एनर्जी खर्च हो रही है, तो वही सुक्रोज से ग्लूकोज बना और ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है, तो वो बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल, जैसे कैटाबॉलिज्म हो रहा है मेरी बॉडी में। इसी प्रक्रिया को एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को साथ में क्या कह देते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिल सकता है, ये नॉन लिविंग और डेड में नहीं मिलेगा। आप समझे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पहाड़ों में ग्लूकोज बनना या किसी डेड बॉडी में ग्लूकोज बनना ना, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया आपको कि मिलेगा तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। आइए तीसरी चीज और देखते हैं। मैं सिर्फ आज आपको भूमिका बांध रहा हूं कि हाँ बायोलॉजी को यार समझे कैसे, यार रट तो बहुत लिया, बहुत समय से रट रहे, लेकिन यार समझे कैसे। तो आइए चौथी चीज ले लेते हैं, चौथा फीचर कॉन्शियसनेस। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं आभास। आभास का
जो मीनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा, आभास को समझिएगा कि आभास क्या होता है। समझिएगा आभास को। जैसे सपोज करो आप प्रेस कर रहे हो और प्रेस करते करते आपको प्रेस टच हो गई, एकदम से हाथ डालेंगे आपको आभास हुआ कि हाँ यार कोई चीज टच हुई। आप बैठे थे, पीछे से आके एकदम से किसी ने रैपट मार दिया, आपको एकदम लगा अरे यार ओहो, आभास हुआ। लेकिन अगर मैं कुर्सी में रैपट दे दूं तगड़ा करके, तो कुर्सी को पता नहीं लगेगा कि उसको कुछ हुआ है। कुर्सी को थोड़ी ना आभास हुआ होगा कि उसको थप्पड़ पड़ा है। वो हिल जरूर गई अपनी जगह से, क्योंकि वो तो फोर्स वाला, को फोर्स लगी उसमें, कहा मैंने फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन हुआ, मेरा फोर्स ज्यादा था, कुर्सी का फोर्स मुझ पर कम था, तो कुर्सी चली गई। लेकिन कुर्सी वापस रिएक्शन नहीं दे पाएगी, कुर्सी ये नहीं कह पाएगी अरे मैया चोट लग गई ना। ये तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कह पाएगा कि हाँ भैया मारा तो चोट लगी। समझे इस चीज को, समझना। ये तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कह पाएगा कि हाँ लगी तो चोट लगी, या प्रेस से जल गए, या फिर आपने देखा होगा जनरली कभी कभी जैसे कहीं कोनी मोनी लग जाए तो एकदम करंट सा, एकदम से स्टिमुलाई जनरेट होती है और एकदम से हाथ ऐसा हो जाता है। तो कॉन्शियसनेस इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? आभास। जैसे मैं एग्जांपल और अच्छा दूं आपको, एसी चल रही थी, पंखा चल रहा था, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, आपको गर्मी लगने लगी, गर्मी का एहसास होने लगा, गर्मी का आभास होने लगा, पसीना आने लगा। लेकिन अगर आप कहो ये पेन चाहे गर्मी में रख लो चाहे सर्दी में रख लो, इसे कभी पसीना आएगा ना कुछ आएगा, इसे आभास ही नहीं होगा ठंडी गर्मी का। एक डेड बॉडी को ले आओ, उसे कभी आभास नहीं होगा गर्मी सर्दी का। तो कॉन्शियसनेस अगर मैं देखूं तो सिर्फ किसका डिफाइनिंग फीचर है? सिर्फ किसमें मिलेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ गए। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे पहचाने। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हो सकता है, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ग्रोथ, तो साहब ग्रोथ तो नॉन लिविंग में ही मिल जाएगी। तो ग्रोथ से तो हम ये नहीं पता कर सकते कि हाँ साहब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन हाँ दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी रिप्रोडक्शन, अपने जैसी प्रोजेनी को पैदा करने की प्रक्रिया या अपने जैसी प्रोजेनी को पैदा करने वाला प्रोसेस रिप्रोडक्शन होता है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। और चौथी जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है आपको, कॉन्शियसनेस, किसी चीज का आभास होना, ये भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, बाकी दुनिया में किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं। तो पढ़ाने का तरीका यही रहेगा बेटा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं जल्दी कोशिश करूंगा। अब मैं जो स्टार्ट करने, ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिया कि हाँ साहब ये बायोलॉजी का बेसिक है। नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी, हम स्टार्टिंग में मैं 4-5 क्लास जो है ना वो आपकी सिर्फ इसलिए लेना चाह रहा हूं कि आप समझ पाएं क्या चीज होती क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सेल के बारे में देखेंगे, वास्तव में सेल होती क्या है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा सेल के बारे में, लेकिन मैं गारंटी आपको कह रहा हूं जो मैं पढ़ाऊंगा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैं बड़ा मुश्किल से पढ़ के आया हूं, है ना। बड़ी छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा बेइज्जती सही है मैंने पढ़ने के लिए, छोटे छोटे लोगों में गया हूं, बड़ा चुपचाप पूछता था उनसे, तब जाके चीजें इकट्ठी करी हैं और वही चीज आपके लिए लाया हूं मैं। तो सेल को हम देखेंगे। तब के गुड बाय।